अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले आप तमाम हजरात ये बतलाइए, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर जा रही है तो एक बार आप लोग यस यस लिखें। और अगर आप में से किसी साथी ने भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आज का जो हमारा क्लास है, यकीन मानिए बहुत ही अहम क्लास है और इस क्लास के अंदर आपको लगभग बिहार बोर्ड और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर एज अ उर्दू सब्जेक्ट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। साथियों, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, पहले मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ बातें आपको ऐसे में बतला दूं। उसके बाद साथियों इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किनके बारे में? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। किनके बारे में? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक है साथियों APJ अब्दुल कलाम। क्या है? अब्दुल कलाम, ठीक है, ये अलग है। APJ अब्दुल कलाम जिसे आप मिसाइल मैन कहते हैं, जो कि अभी 2015 में जिनकी वफात हुई थी, ये साथियों ये अलग हैं। और एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अलग हैं। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना साथियों, मौला APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। कौन? APJ अब्दुल कलाम। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, ये हमारा देश जब साथियों जी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस वक्त जो नई हुकूमत बनी थी उसके सबसे पहले वजीर तालीम थे। कौन थे? वजीर तालीम थे। दोनों के नाम में भी अलग है, दोनों का साथियों डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश, ये सभी चीजें अलग है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले वजीर तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। इसके बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बतला देना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों इनकी पैदाइश के बारे में, किनकी पैदाइश? मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश के बारे में, तो इनकी पैदाइश जो है वो 11 नवंबर, कब साथियों? 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का में हुई थी। मक्का मुअज्जमा का नाम तो आपने सुना ही था। अब याद रखिए, हर साल इंडिया में साथियों चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम रहते हुए इन्होंने शिक्षा में के क्षेत्र में यानी तालीम के मैदान में बहुत कारनामे अंजाम दिए, बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इन्हीं का जो अभी जितने भी थीसिस थ्योरी है, इसी के बेस पर साथियों यहाँ पर अभी क्या है, तालीमी निजाम चल रहा है। इसीलिए हर साल 11 नवंबर को साथियों मनाया जाता है यौमे असातिज़ा। क्या मनाया जाता है? यौमे असातिज़ा। साथियों क्या मनाया जाता है? यौमे असातिज़ा नहीं, यौमे तालीम मनाया जाता है। असातिज़ा शिक्षक दिवस तो अलग चीज है जी जी, यौमे असातिज़ा नहीं है बल्कि यौमे तालीम जी, यौमे शिक्षा ये होगा, ठीक है। यौमे ओके, एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। हर साल 11 नवंबर को यौमे तालीम मनाया जाता है, यानी शिक्षा दिवस आप जिसे कहते हैं। क्या साथियों? एक होता है शिक्षक दिवस और एक होता है शिक्षा दिवस, ठीक है। तो हर साल 11 नवंबर को इन्हीं की पैदाइश में साथियों यौमे पैदाइश के मौके पर क्या मनाया जाता है? यौमे तालीम मनाया जाता है। अब रही इनकी वफात के बारे में, तो याद रखिए इनकी जो वफात है वो 1958 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? दिल्ली में हुई थी। ये दो बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, आगे ध्यान दीजिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में दो तीन चीजें और याद रखिएगा। किनके बारे में? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। सबसे पहले साथियों ये जो है ना 1914 ये 1923 में क्या होता है, पहली बार 35 साल की उम्र में ये क्या बनते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर बनते हैं, यानी 35 साल की उम्र में
सबसे युवा सदर, कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में किसके सदर बनते हैं साथियों? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये क्या बनते हैं? सदर बनते हैं। क्या बनते हैं? सदर बनते हैं। कौन साथियों? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब बनते हैं? 1923 में। उसके बाद साथियों बारी आती है, फिर ये 1940 में फिर दोबारा बनाए जाते हैं और 6 साल तक 1946 तक ये सदर रहती है। उसके बाद साथियों एक अहम बीच में घटनाक्रम होती है, वो क्या है कि 1942 से लेकर 1945 के दरमियान ये जो है ना किला अहमदनगर में, टू द पॉइंट, अब मैं अपने पॉइंट पर आ गया हूं, किला अहमदनगर के अंदर ये एक जेल है साथियों। क्या है? एक जेल खाना है। इसी में इनको कैद कर लिया जाता है और इसी कैद खाने से इन्होंने साथियों टोटल 24 खुतूत लिखे थे। क्या लिखे थे? 24 खुतूत लिखे थे। इनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी। क्या नाम था? मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी। क्या नाम था? मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी। टोटल 24 खुतूत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी को लिखा, लेकिन किसी वजह से ये खुतूत साथियों इन तक नहीं पहुंच पाए और फिर जब इनकी रिहाई हुई 1945 में, तो उसके बाद इन तमाम खुतूत को एक जगह यकजा करके इसका नाम रखा गया गुबारे खातिर। क्या नाम रखा गया? गुबारे खातिर। याद रखेंगे। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे साथियों, हम जब खत लिखते हैं, जिसको लिखते हैं, मान लीजिए आपने मेरे नाम एक खत लिखा या फिर मैंने आपके नाम एक खत लिखा, तो जिसको लिखते हैं ना साथियों उसको बोलते हैं मकतूब इलैहि। क्या बोलते हैं? मकतूब इलैहि। खत को बोलते हैं साथियों मकतूब, और इलैहि का मतलब है जिसकी तरफ लिखा गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुबारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है? मकतूब इलैहि कौन है? यानी ये नहीं पूछा जा रहा कि किसने खत को लिखा, बल्कि ये बात पूछी जा रही है कि किसकी तरफ ये खत लिखी गई, यानी किसको ये खत लिखा गया। तो गुबारे खातिर के मकतूब इलैहि हैं हबीबुर रहमान खान शीरवानी। कौन साथियों? हबीबुर रहमान खान शीरवानी। अब एक बात याद रखिए, जब भी कोई खत लिखते हैं साथियों, तो उसमें याद रखेंगे कि उसमें आप किसी न किसी अलकाब से पुकारते हैं। किसको? मकतूब इलैहि को, जिसको आप खत लिख रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं जनाबे आली, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे जाने मन, इस तरह आप बोलते हैं ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मकतूब इलैहि को, यानी जिसको खत लिखा था, टोटल 24 खुतूत, इसमें साथियों जो उन्होंने मुखातिब किया था वो लफ्ज थे सदीक़े मुकर्रम। सदीक़े मुकर्रम का मतलब होता है प्यारे दोस्त, काबिल एहतराम दोस्त। ठीक है ना साथियों? ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मैं आपको बताऊं कि घटनाक्रम कुछ यूं है कि 1942 से लेकर 1945 के दरमियान किला अहमदनगर, जो कि एक जेल खाना था, वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद असीरी के हालत में, यानी कैदी के हालत में, अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी को टोटल 24 खुतूत लिखते हैं और इत्तेफाकन वो एक भी खुतूत उनकी तरफ नहीं जाता, उनको नहीं भेजा जाता है। और जब 1945 में वो आजाद होते हैं और उस जेल से निकलते हैं, तो फिर उन तमाम खुतूत को एक जगह यकजा करके उसका नाम गुबारे खातिर रखा जाता है। और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मकतूब इलैहि को किस लक़ब से पुकारा था? तो साथियों सदीक़े मुकर्रम से। और गुबारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है? तो हबीबुर रहमान खान शीरवानी। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन साथियों हमें इस 24 खुतूत को नहीं पढ़ना है। हमारे जो किताब में है सिर्फ और सिर्फ इसी गुबारे खातिर से 3 खुतूत को हमें पढ़ना है, यानी जो उसके 3 खुतूत थे उसी को हमें पढ़ना है। यहां तक बताइए, आपको किसी को कोई दिक्कत है? जी बताइए। जो बातें बता रहा हूं ना, ये साथियों आपको एक पूरी किताब का निचोड़ बता रहा हूं। आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे तो कुछ बातें पीछे की भूल जाएंगे, कुछ आगे की याद रहेगी और फिर थोड़ी देर के बाद आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन पूरी किताब का निचोड़ जो है ना, मैं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको रख रहा हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए।
नहीं है ना? चलिए ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किताबें भी लिखी है साथियों, फिर इनके कुछ रिसालात भी हैं, कुछ इनके अखबारात भी हैं, वो सब भी आपको पूछे जाएंगे। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूं पीडीएफ की तरफ और पीडीएफ से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना साथियों। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या था। तो याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम जो है वो नाम था महीउद्दीन। क्या नाम था? महीउद्दीन। क्या नाम था? महीउद्दीन। याद रखिएगा, क्या नाम था? महीउद्दीन। और इनके जो वालिद मुहतरम थे साथियों, वो एक तारीखी नाम फिरोज बख्त कहकर इन्हें पुकारते थे। फिरोज बख्त अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था, तो उन्हीं का नाम लेकर इन्हें फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या था, तो आप महीउद्दीन कहिएगा। लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का लक़ब क्या था, तो साथियों फिरोज बख्त। क्या था? फिरोज बख्त। और यह लक़ब उन्हें किसने दिया था? तो साथियों यह लक़ब उन्हें दिया था उनके वालिद मुहतरम ने। आप भी अपने गांव में, मोहल्ले में अगर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो आपको कहा जाता है कि ग्रेट खल्ली है, ग्रेट खल्ली है। तो आप ग्रेट खल्ली तो है नहीं। क्यों साथियों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आप ताकतवर है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के अंदर बहुत सारे सिफात थे, इसीलिए इनके वालिद मुहतरम ने इन्हें फिरोज बख्त कहकर पुकारा था। इस बात को आप याद रखेंगे। अब याद रखिए कि इनकी वालिद मुहतरम का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। और इनकी बीवी मुहतरमा यानी कि साथियों इनकी शरीके हयात का नाम था जुलेखा बेगम। क्या नाम था? जुलेखा बेगम। बिल्कुल स्टार पॉइंट है, ये सब आप रट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे है साथियों आपका जी, इनकी जो पैदाइश है वो पैदाइश 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का मुअज्जमा में हुई थी। भूलिएगा नहीं। अरे आप लोग बताइए, 9 नवंबर, क्या साथियों, 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी। इसीलिए हर साल 9 नवंबर को साथियों यौम उर्दू मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यौम उर्दू। और 11 नवंबर को हर साल यौम तालीम मनाया जाता है। किनकी पैदाइश के मौके पे? मौलाना साथियों अबुल कलाम आजाद की पैदाइश पर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। हर साल 11 नवंबर को मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौका पर ही यौम तालीम होगा, यौम असातिज़ा नहीं होगा, इसको मैं सही कर दूंगा, यौम तालीम मनाया जाता है। उसके बाद आगे है साथियों, आगे वफात है 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई थी, वजीर तालीम के ओहदा पर फायज रहते हुए। यानी ये उस वक्त क्या थे? वजीर तालीम थे, और उसी ओहदा पर फायज रहते हुए इनकी वफात हो जाती है। बचपन ही में मौलाना वालिद मुहतरम के साथ हिंदुस्तान आ गए थे। यानी इनके वालिद मुहतरम जो है वो कलकत्ता में सुकूनत इख्तियार की थी, और ये भी साथियों उनके साथ हिंदुस्तान आ गए, और कलकत्ता में इन्होंने क्या की? सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी कलकत्ता में रहने लगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है 1903 ईस्वी की बात है। 1903 ईस्वी में महज 15 बरस की उम्र में मौलाना ने अपनी इदारत में क्या किया? लिसानो सिद्क जैसा रिसाला शाये कर दिया। याद रखिए, ये लिसानो सिद्क एक रिसाला का नाम है। रिसाला मीन्स साथियों अखबार, रिसाला मीन्स अखबार। तो कब इनको शाये किया था? 1903 ईस्वी में। महज 15 साल के उस वक्त थे। तो इसके एडिटर यानी इसके मुदीर कौन थे? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन सा रिसाला? तो लिसानो सिद्क इन्होंने जारी किया था, ठीक है। उसके बाद आगे है 1906 और 7 ईस्वी में मौलाना की शादी जुलेखा बेगम से हुई थी। अब देखिए एक बात याद रखिए, अगर कोई शख्स 1888 में पैदा होता है, 1906 में उनकी साथियों क्या होती है? शादी होती है। तो 88 से उधर साथियों आप ले चलेंगे तो 12 साल और 6 साल कितना हुआ साथियों?
18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो टू द पॉइंट साथियों हम ये याद रखेंगे कि इनकी शादी, इनकी बीवी का नाम क्या था? तो जुलेखा बेगम। क्या नाम था? जुलेखा बेगम। क्या नाम था साथियों? जी, जुलेखा बेगम इनके किनका? बीवी का नाम था। उसके बाद 1908 ईस्वी में मौलाना के वालिद मुहतरम की वफात एक मुख्तसर बीमारी की वजह से हो गई थी। यानी अब जो इनके वालिद मुहतरम थे मौलाना खैरुद्दीन, वो साथियों इस दुनिया से चल बसे। कब? 1908 ईस्वी में। कब चल बसे? 1908 ईस्वी में। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता से अखबार अल हिलाल निकाला। लगा लीजिए स्टार पॉइंट साथियों, बहुत ही अहम है ये बात, याद रखिए। आपको पूछा जाएगा कि अल हिलाल क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये एक रिसाला है। या पूछ लिया जाएगा अल हिलाल क्या है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा अखबार है। कब निकाला गया था? तो 1912 ईस्वी में। किसने निकाला था साथियों? तो मौलाना आजाद ने। ठीक है ना? कहां से निकाला गया था? तो कलकत्ता से। ठीक है, ये बात साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल हिलाल क्या है? रिसाला है, अखबार है। कब निकाला गया था? 1912 में। किसने निकाला था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कहां से शाये किया था? कलकत्ता से ये साथियों शाये हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 1914 में हुकूमत वक्त ने अल हिलाल को बंद करवा दिया। हुकूमत वक्त का मतलब यह हुआ कि उस वक्त साथियों अंग्रेजों की हुकूमत थी यहां पर, और वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई लिखे। तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ये सच्चाई को उजागर करते थे, और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी बातें इस अखबार में वो लिखते थे, उनके कॉलम में आता था। इसलिए उस वक्त की हुकूमत, यानी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश हुकूमत ने 1914 यानी सिर्फ 2 साल के बाद इस अखबार को, यानी अल हिलाल अखबार को क्या कर दिया साथियों? बंद कर दिया। तो आपको तारीख अशात तो याद है कि 1912 में शाये हुआ था, और यह अखबार 1914 में बंद कर दिया गया। उसके बाद आगे है साथियों 1915 और 16 में अखबार अल हिलाल के बदले अल बलाग शाये हुआ। जब उस वक्त इस अखबार को साथियों हुकूमत वक्त यानी अंग्रेजी हुकूमत ने बंद कर दिया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हारे नहीं और डरे नहीं, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और दूसरा नाम इसका रख दिया अल बलाग। अब एक बात यहां पे याद रखिएगा, एक नंबर में आपको पूछा जाएगा कि अल हिलाल कब शाये हुआ था, तो आप कहिएगा 1912 में। दूसरे नंबर में साथियों पूछा जाएगा इसको कब बंद किया गया, तो 1914 में। लेकिन आपको अगर यह पूछ लिया जाए कि अल हिलाल के बदले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सा रिसाला निकाला, क्वेश्चन समझिए, अल हिलाल के बदले या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सा रिसाला निकाला, तो साथियों आपका आंसर होगा अल बलाग। इसको कब उन्होंने निकाला, तो 1915 और 16 में। कब? 1915 के आखिर में, 16 के शुरू में इसको साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। यह भी कलकत्ता से ही निकला था। उसके बाद आगे है हुकूमत वक्त को मौलाना की तहरीर नागवार गुजरी, न सिर्फ अखबार अल बलाग को बंद किया बल्कि मौलाना को सूबा से बाहर जाने का भी हुक्म दे दिया गया, यानी आपको साथियों बाहर कर दिया गया। अब कौन से सूबा से जाने का बाहर कर दिया गया, तो वो तो थे उस वक्त कलकत्ता में, तो आपको कलकत्ता से निकाल दिया गया। साथियों वाकया कुछ यूं है कि आप 44 महीना तक रांची के जेल में बंद थे। यकुम अप्रैल 1916 से वस्त जनवरी 1920 तक मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक रांची में नजर बंद रहे। साथियों आपको जब वहां से निकाला गया तो फिर क्या हुआ, 44 महीने तक आपको रांची के साथियों क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, नजर बंद। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौलाना आजाद 44 महीने तक कहां नजर बंद थे, तो रांची में। साथियों कहां नजर बंद थे, रांची में। कब से कब तक, तो 1916 से लेकर 1920 तक। कब से कब तक, 1916 से लेकर 1920 तक। ठीक है, उसके बाद आगे है 1923 में। बातें कम कीजिए आपस में, बाद में बात कर लेंगे साथियों, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है ना जी। 1923 में मौलाना आजाद पहली बार महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। कब साथियों बनाए गए, 1923 ईस्वी में।
कितने साल की उम्र थी उस वक्त आपकी? 35 साल। और एक बात याद रखिएगा, सबसे नौजवान यानी सबसे युवा कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। इतनी कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसी को नसीब नहीं हुई, यानी अब तक 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर कोई नहीं बने हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। 1940 से 46 तक मौलाना आजाद दोबारा कांग्रेस के सदर बनाए गए, यानी एक बार तो 1923 में बने ही थे, उसके बाद फिर दोबारा 1940 से 46 तक बनाए गए और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के सदर रहे। उसके बाद साथियों आगे बात आती है आजादी के बाद नई हुकूमत। तो आजादी के बाद यानी साथियों 15 अगस्त 1947 के बाद नई हुकूमत में सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वजीर आजम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और वजीर तालीम मौलाना आजाद बनाए गए। ये बात साथियों बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। मौलाना आजाद सिर्फ एक सियासतदान या खतीब नहीं थे, यानी वो एक सिर्फ ऐसे सियासतदान नहीं थे साथियों, उन्होंने कई तसानीफ यादगारें छोड़ी हैं जो कि मुंदरजा झैल है, यानी इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले साथियों जो इनकी सबसे अहम किताब है उसमें बात आती है किसकी? तज़किरा इनकी एक अहम किताब है। ये किताब मौलाना आजाद की लिखी हुई खुद नविश्त है। देखिए साथियों, एक होता है सवाने उमरी। क्या होता है? सवाने उमरी। सवाने उमरी को कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और एक होता है साथियों खुद नविश्त। खुद नविश्त को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा। तो साथियों यहां पर एक बात याद रखिए, सवाने उमरी का मतलब यह हुआ कि कोई किसी के बारे में लिखे। जैसे मैं लिख दूं मौलाना अबुल कलाम आजाद की पूरी जिंदगी के बारे में, तो इसको बोलते हैं सवाने उमरी। लेकिन जब अपने बारे में कोई खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं खुद नविश्त। खुद माने होता है अपना, नविश्त माने होता है लिखना, ठीक है ना। तो अपने बारे में कोई, तो तज़किरा जो है ना, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई क्या है? खुद नविश्त है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे है इनकी किताब है तर्जुमानुल कुरआन। क्या? तर्जुमानुल कुरआन। ये 3 जिल्दे में ये किताब है। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका है गुबारे खातिर। गुबारे खातिर ये क्या है? तो साथियों ये खुतूत का मजमुआ है। आपको पता ही है कि इसके अंदर टोटल 24 खुतूत हैं गुबारे खातिर के अंदर। उसके बाद साथियों एक बहुत ही अहम निकात आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, इससे आपको याद रखिए, जो पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार लड़ते हैं। इसको आप यहां पर साथियों देखिए बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान दीजिएगा जी। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1942 से 1945 के दरमियान, जब आप किला अहमद नगर में कैद थे, उसी दौरान अपने दोस्त सदीक़े मुकर्रम यानी मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी के नाम 24 खुतूत लिखे थे। अब देखिए कितनी बातें इसमें आ गई हैं जी। साथियों कब से कब तक लिखा? तो 1942 से 45 के दरमियान किला अहमद नगर में, ठीक है। किसके नाम लिखा? तो हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम 24 खुतूत लिखे थे। ये खुतूत किसी वजह से भेजे नहीं जा सके और रिहाई के बाद इसकी अशात का फैसला हुआ। इस एतबार से दुनिया में ये पहली मिसाल है कि जिसके नाम खत लिखे गए हों उससे मिलने और पढ़ने से पहले सारा जहां पढ़ ले। और इसी खुतूत के मजमुआ को गुबारे खातिर का नाम दिया गया। किस खुतूत के मजमुआ को साथियों? जो कि 24 खुतूत लिखे गए थे हबीबुर रहमान खान शीरवानी को। मौलाना आजाद ने गुबारे खातिर खुतूत में मकतूब इलही को सदीक़े मुकर्रम के नाम से पुकारा था। किस नाम से? सदीक़े मुकर्रम के नाम से पुकारा था। और गुबारे खातिर में मौलाना आजाद ने चिड़ा और चिड़े का कहानी बयान किया है जी। और किसी में
चाय फिंजान का भी इन्होंने कहानी बयान किया है। इन्हें चीनी चाय बहुत पसंद थी। चाय जी, असल चाय पत्ती जो होती है वो चीन में ही साथियों होती है। तो इन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान में असम वगैरह में चाय पत्ती होती है वो क्या है, डुप्लीकेट है। इनका मानना था कि चाय में जो है बिल्कुल भी शक्कर न देनी चाहिए, थोड़ा सा बकदरे साथियों नाम इन्होंने कहा था। और अगर हो सके तो चाय में बिल्कुल शक्कर नहीं देनी चाहिए। और इनका मानना था कि चाय में जो है ना साथियों दूध भी नहीं देनी चाहिए, यानी सिर्फ चाय पत्ती हम लोग जिसे बोलते हैं। यहां तक सभी लोग बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? जी आप लोग बताएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार वीडियो को लाइक कर दे आप लोग। जी जी बताइए, चले आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। एक बार आप लोग लिखे कोई दिक्कत है आपको? यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पढ़िए साथियों ऐसा कि सभी चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, जो कि साथियों आपका कहकशां हिस्सा 2 में है, उसके अंदर जो सवालात हैं मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात, तो उसके अंदर तो सिर्फ सवालात हैं, उसका जवाबात हम साथियों यहां पर आपको देंगे। धीरे धीरे से आप समझिए, ठीक है। चलिए, गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? जी, यानी इसका सन ईस्वी हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब होगा गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक 1942 के जमाने की है। अब एक बात याद रखिए, यहां पर भारत छोड़ो तहरीक आया, आप में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे साथियों, आपको पता है कि गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में साथियों कहां से, मुंबई से भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की गई थी। तो 1942 से लेकर 1945, तो उसी दौरान तो साथियों ये भी है ना, इसका भी, तो इसीलिए हम भारत छोड़ो तहरीक आंदोलन के बारे में यहां पर जिक्र कर दिए हैं। उसके बाद आगे है 2 नंबर में है, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? तो इसका जवाब होगा गुबारे खातिर में 24 खतूत है। बहुत इजी लग रहा है ना आप क्वेश्चन? जी, ये है पढ़ने के बाद, जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हलवा हो जाएगा। 3 नंबर में है, सदीक़े मुकर्रम कौन है? सदीक़े मुकर्रम कौन है? तो इसका जवाब होगा सदीक़े मुकर्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद के दोस्त हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। कौन है साथियों? हबीबुर रहमान खान शिरवानी है जी। उसके बाद आगे है, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो इसका जवाब होगा गुबारे खातिर के खतूत किला अहमद नगर के जेल में लिखे गए। कहां साथियों? और कभी कभी आपको क्वेश्चन अगर यह पूछ ले कि गुबारे खातिर के खतूत किस हालत में लिखा गया, तो याद रखिए असीरी के हालत में। असीरी का मतलब होता है कैद, असीरी की हालत का मतलब हो गया कैदी की हालत में, यानी उस वक्त आप जेल में बंद थे, उसी हालत में। जब आपको हालत पूछेगा तब असीरी या कैदी बताइएगा, लेकिन यहां पे पूछा गया किस जेल में लिखे गए, तो किला अहमद नगर के जेल में लिखे गए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, मौलाना आजाद की 3 किताबों के नाम लिखिए। मौलाना आजाद की 3 किताबों के नाम लिखिए। तो साथियों मौलाना अबुल आजाद के 3 खतूत मंदरजा झैल है। खतूत नहीं होगा बल्कि 3 किताब होना चाहिए, यहां पर ये साथियों किताब होनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब आप मुंदरजा झैल लिख दीजिएगा तो उसके लाइन पर, यानी यहां लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा नीचे, जैसे हिंदी में आप निम्नलिखित लिखते हैं तो उसके साइड में नहीं ना लिखते हैं, माने नीचे लिखते हैं ना, तो उसी तरह आप नीचे लिखेंगे। मौलाना आजाद के 3 किताब मुंदरजा झैल है। कौन कौन से? 1 नंबर में गुबारे खातिर, दूसरे नंबर में इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरे नंबर में तर्जुमानुल कुरान। उसके बाद है मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? ये आपके बुक का क्वेश्चन है जी। क्या है? बुक का क्वेश्चन है जी। तो मौलाना आजाद की पैदाइश सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का मुअज्जमा में हुई थी। कहां हुई थी? मक्का मुअज्जमा में हुई थी। और एमडी अरमान अख्तर कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने तो आता है पर लिखने नहीं आता है, तो सर जी मार्क्स कैसे आएंगे 90? कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, लिखने क्यों नहीं आता है? 12th क्लास में आप आ गए हैं, अगर अभी भी आपको लिखने नहीं आता तो बड़ी अफसोस की बात है,
लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप सीख जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप हिम्मत हार जाएंगे उस दिन आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। जज्बा और जुनून के सामने जो है ना सब चीज फेल है साथियों जी। वैसे आशिक बनिए, लैला मजनू वाला आशिक। आपको एक ही टारगेट हो कि हम ये सब चीज को लिख लेंगे। आप देखकर लिख लीजिए पीडीएफ से, आपको सभी चीजें आ जाएंगी। मौलाना आजाद का साले वफात क्या है, यानी इनकी वफात कब हुई थी? तो मौलाना आजाद की वफात 1958 को दिल्ली में हुई थी। तो देखिए, अगर दिल्ली 9 भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में है, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो इसका जवाब होगा, जवाब मौलाना आजाद पहली बार 35 साल की उम्र में 1923 को कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। कब हुए थे? मुंतखब हुए थे। उसके बाद आगे है, मौलाना आजाद के 3 खुतूत के नाम लिखिए। यहां पर भी खुतूत दिया हुआ, हाँ खुतूत ठीक है। यहां पर मौलाना आजाद के 3 खुतूत मुंदरजा झैल है। 1 नंबर में साथियों लिसानुस सिद्क, दूसरे नंबर में अल बलाग, तीसरे नंबर में अल हिलाल। देखिए, जब आप भी लिखिएगा तो इसी तरह थोड़ा सा बीच में साथियों क्या दे देंगे? गैप दे देंगे, स्पेस दे देंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? तो इसका जवाब होगा, मौलाना आजाद चीन की चाय पीते थे। चाय का मतलब हुआ साथियों वो जो चाय पत्ती हम लोग बोलते हैं ना, उसी को चाय कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो टोटल साथियों 10 क्वेश्चन आंसर आपके थे, और जो अहम अहम पॉइंट्स थे उन तमाम चीजों को मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। आई होप कि इस टॉपिक से सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।